नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला के भाग 3 को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला भाग 3। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देखकर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी क्या ज़रूरत थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झाँक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब, दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र बोले, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा? जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली बोली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? भालचंद्र बोले, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम्हें तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ न करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली बाई बोली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद्र बोले, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन में विषय में जो बात कही थी वह झूठी है? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो? रंगीली बाई बोली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद्र बोले, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली बाई बोली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दे दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो इस तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भालचंद्र बोला, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ की? बलैया ले लूँ मैं तो?
रंगीली बाई बोली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहा, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद्र बोले, अजय जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि में बड़ी सूक्ष्मता होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही उनको मानना पड़ा। रंगीली बाई बोली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ, तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भालचंद्र बोला, सच कहना कितना झेपा हुआ हूँ। रंगीली बाई बोली, इतना ही जितना कोई भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र बोले, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ नहीं होगी। रंगीली बाई बोली, मेरी बला से, जहाँ चाहो करो, क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालचंद्र बोला, अच्छी बात है। उसी पर फैसला रहा। रंगीली बाई बोली, जरा भी इशारा न करना। भालचंद्र बोले, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ गया। ऐसे सुडौल सुंदर बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था, वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती कैसे होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आँखें, डिलडॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, बूट, हैट उस पर खूब लग रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आँखों में आत्मगौरव। रंगीली बाई ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है, तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन बोला, शादी तो करना चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली बाई बोली, क्यों? भुवन ने कहा, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है, वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली बाई बोली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए शर्म नहीं आती? भुवन बोला, इसमें शर्म की कौन सी बात है, वो रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए से सूरत नज़र न आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही न आएगी। दुनिया का कुछ मज़ा न उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली बोली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन बोला, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो भी चू न करूँ। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुखी है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाले हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकले। रंगीली बाई बोली, तुम बाप पुत दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन बोला, जो गरीब है उसे गरीबों के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं। रंगीली बाई बोली, चुप भी रह, आया है वहाँ से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो 1 लोटे पानी को तरस जाए, बड़े हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटेराम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटेराम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुँचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही उन्होंने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा, अभी तक कुछ तैयार नहीं है क्या महाराज?
सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा सरकार यह बात नहीं, बूढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार बोला मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका ही नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते, जहाँ किसी ने तलब मांगी तो डांटने लगते। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा मेरा ताना बाना वैसे मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम बोले तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार बोला वह सब इन 2 महीनों के अंदर आए और छोड़ छाड़ कर चले गए। यह अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा तो चलूँ। मोटे राम बोले अजी नौकरी बहुत है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है। यहाँ कोई ताज़ी चीज़ मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया सरकार बूढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी कुछ तर माल तैयार है, लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर, आ जाओ वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब छककर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाह जी तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से चीज़ अच्छी नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई बोला कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम बोले इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई बोला पाव भर क्या लीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आध सेर तो लीजिएगा। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। तो दोस्तों आज उपन्यास निर्मला भाग 3 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।